हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट और पाक्षिक मूल्यांकन द्वारा दिए गए असाइनमेंट के सॉल्यूशन शेयर करते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह नवंबर असाइनमेंट नंबर 4 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका कहता है, संक्षेप में बताइए PCR प्रतिबंधित एंजाइम व DNA और काइटिनेज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका PCR का। PCR होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका सर्वप्रथम विकास 1985 में मुलीज द्वारा किया गया। इस प्रक्रिया में उपक्रमों जिसे हम कहते हैं प्राइमर्स एवं DNA पॉलीमरेज एंजाइम इसका प्रयोग कर प्रयोगशाला में एक जीन की कई प्रतिलिपियों का संश्लेषण किया जाता है। प्राइमर्स रासायनिक रूप से संश्लेषित छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा ये DNA क्षेत्र में के पूरक होते हैं। उपरोक्त एंजाइम जीनोमिक DNA को टेम्पलेट की तरह उपयोग करके अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को प्राइमर्स से जोड़ देते हैं। यह पूरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पर PCR का मेन काम क्या है? चेन को आगे बढ़ाना। यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है जिसमें प्राइमर्स और DNA ये दोनों आपस में मिलकर के DNA की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाने का काम करते हैं। आगे हैं, ये जो रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है वो 3 स्टेप है DNA विकृतीकरण, तापानुशीलन और तीसरा होता है प्रसार। इसका महत्व आप लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ये तीन इसमें क्वेश्चन है। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने इसके पहले पाक्षिक जो मूल्यांकन हुआ है उसमें मैंने इसका आंसर आपको दिया है। आप चाहे तो इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से देख सकते हैं उसमें आपको डायग्राम मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर PCR का महत्व है। इसके द्वारा जीन की अनेक प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं। इसके द्वारा नए जीनों की पहचान की जाती है। इसके उपयोग से जीनोम के DNA की बहुरूपिता का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम एवं DNA। बेर्नेर अर्बर 1963 की खोज प्रतिबंधन एंजाइम की हुई थी। प्रतिबंधन एंजाइम पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इन्होंने पता लगाया कि इश्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु भोजी के आक्रमण से स्वयं को बचाने हेतु एक एंजाइम का उपयोग कर जीवाणु भोजी के DNA को तोड़कर या उसे काट कर नष्ट कर देता है और इस एंजाइम को हम प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थल पर काटते हैं, जैसे EcoR1 तथा HIND2। ये न्यूक्लियेज होते हैं। ये दोनों समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें 2 समूह आते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक होता है आपका एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो आप DNA रिकॉम्बिनेटेड DNA पढ़ते हैं उसमें एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो रहते हैं 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं, जिसमें से एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का भी हम यूज़ करते हैं। अगला तीसरा प्रश्न था इसका, काइटिनेज क्या होते हैं? काइटिनेज भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कवक कोशिका भित्ति में उपस्थित काइटिन का पाचन करता है। इसका उपयोग कर कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट कर DNA की प्राप्ति की जाती है। इसे ट्राइकोडर्मा नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, क्लोनिंग के लिए इश्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों? इसके बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि क्लोनिंग जो होती है उसमें हम DNA की प्रतिलिपि ही बनाते हैं और इसमें हम क्लोनिंग के लिए इस परपोषी इश्चेरिचिया कोलाई को ही यूज़ करते हैं। इसके निम्न कारण हैं। पहला, यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। इसमें कार्यशैली सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है। यह पुनर्योगज DNA की प्रतिवृत्ति में सहायक होते हैं। इसके DNA की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात हैं। इसके प्लाज्मेट व जीवाणु भोजी को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ और स्वच्छ होता है, क्यों?
इसका कारण है, देखिए, जब हम घर में किसी भी फ्रूट का जूस बनाते हैं तब वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। उसकी थिकनेस का कारण उसमें प्रेजेंस फाइबर्स होते हैं। जो बाहर के जो बॉटल में आपको फ्रूट जूस मिलता है उनमें फ़ाइबर्स जो रहते हैं वो नहीं होते हैं। फ़ाइबर्स की एब्सेंस में उसकी थिकनेस कम हो जाती है, मतलब वो जो गाढ़ापन होता है वो नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट किया जाता है क्योंकि फ़ाइबर जो रहते हैं उसमें प्रोटीन और पेप्टाइडेज़ जो रहते हैं उपस्थित होते हैं। तो बॉटल में जब उसे पैक किया जाता है प्रिज़र्व करने के लिए, उसे पैक्टिनेज़ और प्रोटीज़ एंजाइम के द्वारा उनको, उनके प्रोटीन को, उस फाइबर्स को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा समय तक के साफ और स्वच्छ दिखाई देते हैं। प्रश्न दूसरा है, स्विस चीज़ में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना। इसमें स्विस छिद्र में क्या होता है, चीज़ क्या होती हैं, चीज़ आप जानते हैं जैसे कि एक टाइप का ये पनीर ही है, जिसमें क्या है, चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोन बैक्टीरियम सारमोनाई जीवाणु द्वारा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के कारण होता है। जैसे आप जानते हैं कि दही का निर्माण, पनीर का निर्माण या चीज़ का निर्माण जो रहता है वो किसी न किसी टाइप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स द्वारा ही होता है। ये ऑर्गेनिज़म में जो बैक्टीरिया, फंजाई ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो चीज़ के फॉर्मेशन में भी एक प्रकार का बैक्टीरिया जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है, वो जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता रहता है। इसलिए इस स्विस चीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, जैव उर्वरक क्या होते हैं, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों को जो उपयोग में लाते हैं वही जो सूक्ष्म जीव है वो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, पहला लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में निवास करने वाले राइजोबियम की जातियाँ पौधों को उपयोग करके अन्य को योग्य रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। एजोला, एनाबिना सहजीवन। एजोला एक जलीय टेरिडोफाइट है जो जल की सतह पर वृद्धि करता है। इसके साथ एनाबिना नामक नील हरित शैवाल सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। मुक्त जीवी साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया रेवुलेरिया और नील हरित शैवाल तथा क्लॉस्ट्रिडियम व एजिटोबैक्टर मुक्त जीवी जीवाणु होते हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं एवं वायुमंडल की नाइट्रोजन को का यौगिकीकरण जो है वो करते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र हैं। इसका उत्तर है, बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव हैं। ये वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। डेयरी उद्योग में उपयोग अनेक प्रतिजैवी भी इसमें इससे प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग में भी बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। इसके अलावा अन्य एंटीबायोटिक्स जो होती है प्रतिजैवी जिसे हम कहते हैं औषधि, तो उसके भी उत्पादन में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले देख सकते हैं प्रतिजैविक उत्पादन, तो बहुत सारे औषधि जैसे में भी बैक्टीरिया है वो यूज़ होते हैं। जैसे होता है ग्रामिसिडीन, जिसे हम कहते हैं बैसिलस ब्रेविरी नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक कॉमन औषधि है, जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियास बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीसरा, ये भी बहुत कॉमन है, क्लोरोमाइसिटीन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला है घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्मजीवी। आप इसी के ही आप अंतर्गत देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ब्रॉड आंसर भी आप इसका दे सकते हैं। जैसा पहला है दही बनाने में हम कैसे कर सकते हैं कि दूध से दही जो है वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जो किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है, जिसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करके प्रोटीन स्कंदित कर देता है। मैंने इसका आंसर आपको पाक्षिक में दिया है, आप वहाँ से भी इसको आंसर नोट कर सकते हैं। चूँकि सूक्ष्म जीव हैं बैक्टीरिया, तो सूक्ष्म जीव के ऊपर भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप ये वाला आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। फिर है तो आपका पनीर के निर्माण में, तो पनीर निर्माण में क्या है, जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे कवक भी होते हैं, वो भी जो है वो पनीर के निर्माण में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी स्विस प्रोटीन का बताया था, प्रोपियोन बैक्टीरियम सार्मोनाई जो है वो स्विस
चीज़ बनाने में उपयोग में लाता है, जो ज़्यादा CO2 रिलीज़ करता है, जिसके कारण उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। इसके अलावा डोसा इडली अगर आप जो घर में बनाते हैं तो उसमें भी दाल और चावल जो मिलाया जाता है उसमें बैक्टीरिया है, वही उसके द्वारा ही फर्मेंटेशन होता है। अगला है जैसे औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव में आप बैक्टीरिया लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे डेयरी उद्योग में है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने में, स्ट्रेप्टोकोकस मक्खन एवं घी बनाने में, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो रहता है योगर्ट फॉर्मेशन में। ये भी एक प्रकार का सभी बैक्टीरिया ही हैं जो कि डेयरी फॉर्म में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वहाँ पे। फिर रेशे की टेनिंग करने में क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिक जो है वो बैक्टीरिया उपयोग में आता है। फिर तीसरा है आपका चाय निर्माण में। तो इसमें क्या होता है कि चाय की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने को हम कहते हैं क्यूरिंग की जाती है। इसमें माइक्रोकोकस कैडिडियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है। कैडिडस जीवाणु जो है वो उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा है जैव उर्वरक के रूप में। तो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रहता है प्रोसेस, उसमें कुछ जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। जो आणविक फॉर्म में रहता है उसको यौगिक फॉर्म में बदल देते हैं। और यहाँ पे एजिटोबैक्टर, राइजोबियम जो रहते हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में होते हैं, ये सभी भी जो है वो जैव उर्वरक बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे इसके पहले भी आपने पढ़ा जो राइजोबियम एक सहजीवन के रूप में किस प्रकार से काम करता है। तो ये भी एक प्रकार के एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया के साथ ही ये क्या करता है अपना सहजीवन बिताता है। दूसरा है आपका नाइट्रोजनीकरण जीवाणु, जैसे कि अमोनिया होते हैं उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो नाइट्राइट में अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं जीवाणु उपयोग में आते हैं। तीसरा है आपका इसी में अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या है, ये बैक्टीरिया प्रोटीन और अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदल देते हैं, जैसे बैसिलस माइकोकॉडिस। अगला है आपका रिकॉम्बिनेटेड डीएनए क्या है या पुनर्योगज डीएनए क्या है, इसकी तकनीकी प्रक्रिया को सविस्तार वर्णन कीजिए। ये बहुत धीरे स्टेप में होने वाली प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए रिकॉम्बिनेटेड डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो डीएनए की जो प्रतिलिपि होती है यानी डीएनए की कॉपी बनाने की रिएक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेटेड डीएनए। मतलब आप कॉपी बनाने का तो पीसीआर होता है, तो पीसीआर भी इसी की प्रोसेस होती है। और अगर हम कहें पुनर्योगज जो है वो एक नए डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है उससे होता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो रिकॉम्बिनेटेड डीएनए होता है। और प्रतिलिपि बनाने जो इस में बनाएगा जो कंटिन्यूअस चैन रिएक्शन के द्वारा बनती रहती है उसे हम पीसीआर कहते हैं। ये इसी का थर्ड स्टेप्स ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पुनर्योगज डीएनए क्या है। तो इस तकनीक का विकास 1972 में किया गया था। इस तकनीक के द्वारा किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर परक नली में संकरण कराया जाता है। ऐच्छिक और ऐसी किसी दूसरे ऐच्छिक जीव में पहुंचा दिया जाता है, जिससे नए प्रकार के डीएनए प्राप्त किए जाते हैं और इसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इसकी प्रोसेस जो रहती है वो क्या है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। पहले हम इसका इनिशिएशन, पहले आप जैसे किसी भी चीज़ को करने से पहले आप उसको इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले तो इनिशिएशन प्रोसेस होती है। तो इसमें पहले हम डीएनए को पृथक करेंगे। तो कैसे पृथक करते हैं, जिस कोशिका से वांछित डीएनए प्राप्त करना होता है उसे लेकर के सर्वप्रथम लाइजोजाइम, काइटिनेज अथवा सेल्यूलोज एवं पैक्टिनेज से अभिकृत करते हैं। इसे समांगीकृत एवं अभिकेंद्रित कर सेल वॉल से अलग करते हैं। प्राप्त उत्पाद को प्रोटीएस तथा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से अभिकृत करा करके ठंडे एथिल अल्कोहल में डालने से डीएनए जो है वो अवक्षेपित होकर महीन धागे जैसे पृथक कर लिए जाते हैं। फिर इन डीएनए खंडों का पृथक्करण, आप जो सेगमेंट लेते हैं उसको कैसे पृथक किए जाएंगे। जो अब धागे जैसे बन गए तो अब उसको हम कैसे पृथक करते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं जिसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए सेगमेंट को पृथक किया जाता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक होते हैं। डीएनए खंड को देखने हेतु एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। इसके बाद यूवी लाइट से अनावृत करके उसे काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। इससे निष्कर्षित कर लेते हैं और यह प्रक्रिया जो रहती है वो छालन कहलाती है। इस प्रकार वांछित डीएनए जिसे दूसरे जीवों में स्थानांतरित किया जाता है यात्री डीएनए कहलाता है। एक क्वेश्चन था आपका, उसमें ये पूछा गया था कि डीएनए खंड को हम अभिरंजित किससे
से करते हैं, तो एथिडियम ब्रोमाइड है इसका आंसर। और डीएनए को जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस देते हैं तो इसमें कैथोड और एनोड होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। डीएनए का जो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो जो यात्री डीएनए यहाँ पर आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो क्या होता है, जो वाहक और साधक डीएनए होते हैं एक ही प्रतिबंधित एंजाइम के साथ पृथक पृथक अभिकृत कराए जाते हैं। यह चिपचिपे परिपूरक छोरों को उत्पन्न करता है। दोनों डीएनएज जो रहते हैं, डीएनएस यानी डीएनएज जो है, एक से ज़्यादा है ना इसलिए डीएनएज लिखा है, तो डीएनए लाइगेज की मदद से एक साथ जोड़े जाते हैं और इस प्रकार एक रिकॉम्बिनेटेड डीएनए जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये आंसर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे इस वीडियोस को लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।